स्वागत है आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में। और स्वागत है आपका इस साप्ताहिक सर्वेक्षण में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के, जिसमें हमारा प्रयास रहता है कि हम प्रकाश डाल सकें उन घटनाओं पर, उन मुद्दों पर, उन व्यक्तियों पर जो प्रभावित करते हैं हमारी विदेश नीति को, हमारे राष्ट्र हित को, और वो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति समीकरण जो निरंतर बदलते रहते हैं। पिछले कुछ सप्ताह हमारा ध्यान इधर उधर उन संकट स्थलों की ओर गया है जो अनेक महाद्वीपों में प्रकट हो रहे हैं, विस्फोटक समस्या का जन्म दे सकते हैं। और इस हालचाल सर्वेक्षण में हमारा ध्यान कुछ समय के लिए हटा रहा है यूक्रेन में चल रहे उस युद्ध में, जिसने बदल दिया है आमूलचूल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को 21वीं सदी के। वैसे ये प्रक्रिया तभी शुरू हो गई थी जब रूस ने एक तरफा हस्तक्षेप किया था, जिसे उसने स्पेशल ऑपरेशंस का नाम दिया था, मगर ये एक तरह का आक्रमण था यूक्रेन पर। जब उसने क्रीमिया पर कब्जा किया था, तब से उस पर आर्थिक निषेध लगने शुरू हो गए थे। मगर ये घटना पिछले साल फरवरी में जब ये प्रत्यक्ष आक्रमण यूक्रेन का शुरू हुआ, तब से स्थिति निरंतर बिगड़ती चली गई है। आज 4 महीने बीत चुके हैं और 5वें महीने में युद्ध प्रवेश कर चुका है और इस बात के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि निकट भविष्य में युद्ध विराम होगा या शांति सुदूर भविष्य में भी वहां लौट सकती है। भयंकर तबाही हुई है, भारी संख्या में जन की हानि हुई है, शरणार्थी समस्या को इसने जन्म दिया है, नए नए हथियारों का प्रयोग यहाँ हुआ है। और न केवल यूक्रेन इससे प्रभावित हुआ है, न केवल यूरोप इससे प्रभावित हुआ है, मगर अब तक यह बात स्पष्ट हो गई है कि इस युद्ध के आर्थिक और सामरिक परिणाम पूरे विश्व पर अनिवार्यतः पड़ेंगे। भारत इनसे अप्रभावित नहीं रह सकता। तो ये एक अवसर इस बार हमें मिल रहा है। यूक्रेन के घटनाक्रम में लाभ तो कम हुई है, हानि दोनों पक्षों को हुई है, मगर तब भी हट दोनों का बाकी है कि उन्होंने अपने अपने युद्ध के लक्ष्यों को प्राप्त किया है। एक नज़र हम समग्र नजर डालेंगे सर्वेक्षण विहंगम यूक्रेन पर चल रहे युद्ध की। जब हम बात करते हैं यूक्रेन के युद्ध की और उसके प्रभावों की, तो लॉर्ड मेनेट कीन्स का एक उदाहरण याद आता है, जिन्होंने इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पीस की बात कही थी। मगर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर, यानी युद्ध के जो आर्थिक परिणाम होते हैं, वो सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेंगे। और इस युद्ध ने वो ज़मीन तैयार की है जिससे एक नया संकट अर्थव्यवस्था के लिए, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रकट होता दिखाई दे रहा है। अमेरिका मंदी की चपेट में है, मुद्रास्फीति की चपेट में है और स्टैगफ्लेशन जिसे कहते हैं, यदि उसकी चपेट में अमेरिका आता है तो क्या उसका प्रभाव दूसरे पूरे विश्व पर पड़ेगा, ये सोचने लायक चीज़ है। मगर सिर्फ अमेरिका का आर्थिक स्वास्थ्य हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। अमेरिका ने जिस तरह के प्रतिबंध रूस पर लगाए हैं, जिसका अब तक सामना पुतिन के रूस ने बखूबी किया है, उसने भी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को परिवर्तित कर दिया है। भारत के जो आर्थिक संबंध थे रूस के साथ, उनका पैमाना चीन और अमेरिका के साथ संबंधों में बहुत छोटा था, मगर उसमें अब विकास होने लगा है। और चीन के साथ कोविड के काल में भी भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यापार था वो कई गुना बढ़ा है और इसके साथ ही हमारा आर्थिक असंतुलन भी जो है वो बढ़ा है। ये चिंता का विषय है। और जब हम दृष्टिपात करते हैं न केवल अमेरिका के साथ भारतीय आर्थिक संबंधों पर, बल्कि रूस के साथ भारत के आर्थिक संबंधों पर, चीन के साथ भारत के आर्थिक संबंधों पर, और भारत का जो आर्थिक व्यापार यूरोपीय समुदाय के संग होता है, यूरोपीय समुदाय भारत का तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया में है। मगर स्वयं यूरोपीय समुदाय आज कई तरह के संकटों से ग्रस्त है, उसके भीतर विभाजन है। और जो ये आंकड़े हैं वो एक चित्र का एक ही पहलू उजागर करते हैं। भविष्य में प्रकट हो सकने वाली समस्याओं का जिक्र इनमें नहीं होता है। कभी राष्ट्रपति मैक्रोन की फ्रांस की महत्वाकांक्षा थी यूरोपीय समुदाय का नेतृत्व करने की, एक बेताज बादशाह होने की यूरोप का, वो स्वायत्त यूरोपीय समर नीति की बात करते थे, फ्रांस की अर्थव्यवस्था की बात करते थे। उनका राजनय इसी के अनुरूप संचालित होता था। मगर हाल में उनको करारी हार का सामना करना पड़ा है संसदीय चुनाव में, और आज उनकी तुलना एक पंगु लेम डक राष्ट्रपति से की जा रही है। इसी तरह जर्मनी में जो साझा सरकार है, जिसका एक पक्ष हरित पार्टी है, ग्रीन पार्टी है, वो बड़े नाखुश हैं इस बात से कि जर्मनी अब आशंकित है कि रूस से मिलने वाली गैस उसे नहीं मिलेगी। अमेरिका जो प्रतिबंध लगा रहा है उनको देखते हुए उसे और कटौती करनी पड़ेगी। तो उसने बहुत पहले परमाणु ऊर्जा का विकल्प त्याग दिया था और वो पुनः कोयले की ओर मुड़ रहा है, जिससे प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है। और ये संकट आंतरिक राजनीति में जर्मनी के पैदा हो सकता है। जब हम बात करते हैं भारत के यूरोपीय समुदाय के संग आर्थिक संबंधों की, तो हमें एक समूह के साथ उसके संबंधों की बात करनी होती है और उन बड़ी शक्तियों के बारे में जो उसका हिस्सा है। तो ये तो एक पक्ष है जिस पर हम दृष्टिपात इस बार निश्चित रूप से करेंगे। हम जो
विकेंद्रीकरण या विघटन के तत्व हमको देखने को मिल रहे हैं यूरोपीय समुदाय में, उनका भी सर्वेक्षण करेंगे और इसके बाद फिर हम इधर उधर दृष्टिपात करेंगे कि कहाँ कुछ निकट भविष्य में कोई ऐसी घटना प्रकट हो सकती है जो भारत के लिए चिंता का विषय हो सकती है। जब भी कहीं किसी भी रण क्षेत्र में युद्ध का विस्फोट होता है, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि समाचार पत्रों की सुर्खियाँ, टीवी के समाचार चीख-चीख कर हमें ये बतला रहे होते हैं कि कितने लोग वहाँ हताहत हुए हैं, कितने सैनिक मारे गए हैं, कितने मासूम नागरिक मारे गए हैं, कितने लोग बेघर हुए हैं, कितनी तबाही संपत्ति की हुई है। और यही सब हमको यूक्रेन में भी देखने को मिल रहा है। दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े पेश करते रहे हैं। कई बार ये कहा जाता है कि ऐसा करना इसलिए ज़रूरी होता है कि वो अपनी विजय बता सकें, दूसरे की पस्ती दिखला सकें और दूसरे जो शत्रु है उसका दानवीकरण कर सकें। मगर कमोबेश इस बारे में लोग सहमत हैं कि जहाँ तक यूक्रेन का पक्ष है उसने 10-12 से 15-16 हज़ार सिपाही गंवाए हैं और इससे कहीं बड़ी संख्या में उसके सिपाही घायल हुए हैं। जहाँ तक रूस की सेना है, वो आक्रमणकारी सेना थी, उसके सैनिकों की संख्या मरने वालों की इससे ज़्यादा है, घायल भी शायद ज़्यादा हुए हैं, मगर उनका ये मानना है कि अभी भी उनके पास जो आंकड़े हैं वो इससे मिलते जुलते ही आंकड़े हैं। 10-15 हज़ार सैनिक उनके भी मारे जा सकते हैं। जहाँ तक नागरिकों के मारे जाने का प्रश्न है, उनका अनुमान लगाना और कठिन है, क्योंकि नागरिक जो गोलाबारी की चपेट में आते हैं, जो मकानों के मलबे में दब जाते हैं, उनकी संख्या का अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। और जो युद्ध के कारण जो सामाजिक जीवन में व्यवधान पड़ता है, मरीजों का इलाज नहीं हो पाता है, लोग रसद नहीं खरीद पाते हैं, लोग शरण लेने के लिए कहीं छुपते हैं तहखानों में, माल रोड में, कारखानों में और वहाँ मारे जाते हैं, उनका अनुमान लगाना कठिन है। मगर अब तक जो संख्या उनकी बताई जा रही है वो भी कुछ 10-1 हज़ार के आसपास बताई जा रही है यूक्रेन में। और रूस में तो मारे जाने वाले नागरिकों की संख्या की गिनती इससे बहुत कम होगी, क्योंकि युद्ध रूस की धरती पर नहीं लड़ा जा रहा है। हाँ, रूस के कब्जे में जो दोनबास वाला इलाका है, जहाँ रूस के साथ सहानुभूति रखने वाले कुछ नागरिक हैं, उनकी जानें गई हैं। उनमें से कुछ रूस के पक्ष में लड़ रहे थे, कुछ वो छापामार थे जो रूस के आक्रमण का विरोध कर रहे थे। तो इन हताहतों की संख्या कम है। मगर फिर भी रूस का ये कहना है कि जो नागरिक मारे गए हैं उनको युद्ध अपराध या मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि स्वयं यूक्रेन की सरकार उनका प्रयोग एक मानवीय कवच के रूप में करती रही है, उनको सामने पेश करती रही है, बच्चों को, महिलाओं को, बूढ़ों को, अस्पताल के मरीजों को। और वहाँ से यूक्रेनी सेना के या मिलिशिया के जवान हमला करते रहे हैं रूसी सैनिकों पर। तो ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। एक दूसरा पक्ष उजागर करते हैं यूक्रेन के युद्ध का, जिसे अंग्रेजी में साइबॉर कहते हैं, कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध चलता रहता है अपने शत्रु के दानवीकरण का, उसके मनोबल को कम करने का। तो यदि कोई युद्धबंदी गिरफ्त में आता है यूक्रेन के कोई नौजवान रूसी लड़का, तो उसको वो कहते हैं हमने बड़ी दरियादिली से मृत्युदंड नहीं दिया, उसको आजीवन कारावास का दंड दिया। वो लड़का कबूल करता है कि मुझसे बड़ी गलती हुई, मुझे पता नहीं था कि यहाँ क्या होने वाला है, मैंने तो अपने ऊपर के अधिकारियों के आदेशों के अनुसार ही गोलियाँ चलाई और जिसमें मासूम लोग, कोई नागरिक मारा गया। इसी तरह रूसियों का कहना है कि जिनको उन्होंने अपनी गिरफ्त में लिया युद्धबंदियों को, उनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो अपने को स्वयं सेवक सैनिक कहते हैं, मगर हैं वो सबके सब भाड़े के टट्टू। उनमें कुछ अमेरिकी गुप्तचर विभाग के हो सकते हैं, उनमें से कुछ ब्रिटेन के भाड़े के सैनिक हो सकते हैं, उनमें कुछ ऐसे सैनिक हो सकते हैं जो कोरियाई सील हो सकते हैं, जो कहने को यूक्रेन के साथ सहानुभूति दिखाने वहाँ लड़ने पहुँचे हैं। मगर ये इनका एक मुखौटा है, इसके पीछे ये भाड़े के टट्टू या विदेशी गुप्तचर सेवाओं के सैनिक हैं। और इनको जब गिरफ्तार किया जाता है, इनको दंडित किया जाता है, तो इनके ऊपर, ये रूस के ऊपर ये आक्षेप नहीं लगाया जा सकता है कि उसने मानवाधिकारों का हनन किया है या युद्ध अपराध का वो भागीदार है। इस पूरी लड़ाई के दौरान जो एक बात और उजागर हुई है वो ये हुई है कि जो पश्चिमी देश हैं, खासकर अमेरिका, उनके जो दोहरे मानदंड हैं मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में और युद्ध अपराधों के बारे में, वो बिल्कुल जग जाहिर हो गए हैं। कि अमेरिका जब अफगानिस्तान में बल प्रयोग करता है, इराक में बल प्रयोग करता है,
लीबिया में बल प्रयोग करता है, सीरिया में बल प्रयोग करता है, तो हर जगह वो अपने सैनिकों को अभयदान देता है कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय अदालत में नहीं चलाया जा सकता है। खुद वो गुआंतानामो बे जैसे बंदी गृहों में जिस तरह का अत्याचार बंदियों को, जिनको वो आतंकवादी कहता है, करता है, कितने मासूम वहाँ सिर्फ आरोप के कारण बरसों रहे हैं, यंत्रणा का शिकार हुए हैं। अमेरिका को कोई बाल बांका करने वाला नहीं है, अमेरिका को कोई युद्ध अपराध के कटघरे में खड़ा करने वाला नहीं है। तो ये बात बारंबार उजागर होती जा रही है यूक्रेन के युद्ध में कि यहाँ भी लगभग वही हो रहा है कि एक पक्ष को युद्ध अपराधी करार किया जा रहा है और दूसरे पक्ष को सिर्फ शिकार बताकर सामने पेश किया जा रहा है। ये एक पक्ष है। इस मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक और पक्ष भी है, जिसे आप मीडिया युद्ध कह सकते हैं, जिसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कह सकते हैं, कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं वो निरंतर ग्रैंड स्टैंडिंग करते हैं, यानी मंच पर खड़े होकर बड़े बड़े नाटकीय अंदाज में भाषण देते हैं और रूस पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। और उनका ये कहना है कि मैं झुकने वाला नहीं, हारने वाला नहीं, समर्पण करने वाला नहीं, मैं लड़ता रहूँगा और अंत में विजय हमारी होगी। इसमें यूक्रेन की तबाही निरंतर हो रही है, मगर उनको जो समर्थन मिल रहा है वो काफ़ी व्यापक पश्चिम की दुनिया में है। वो कल्पित साधनों से, वर्चुअल मीडियम से, डिजिटल साधनों से कभी सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हैं, कभी यूरोपीय समुदाय की सभा को संबोधित करते हैं, कभी ब्रिटेन की संसद को संबोधित करते हैं, कभी फ्रांस की संसद को संबोधित करते हैं। और वो उनके जो इस तरह के पराक्रम होते हैं, उनके बदले में उनके घर में आने वाले मेहमानों का तांता लगा रहता है। कभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचते हैं तो कभी फ्रांस के राष्ट्रपति वहाँ पहुँचते हैं, कभी अमेरिका के विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री पहुँचते हैं तो कभी ब्रिटेन की विदेश मंत्री वहाँ पहुँचती हैं। इन सब से ये प्रकट होता है कि कभी संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष वहाँ पहुँचते हैं। तो इन सबसे संकेत ये जाता है कि सारे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन यूक्रेन को प्राप्त है। मगर ये इस बात की अनदेखी करता है कि यूक्रेन के पक्ष में जितने भी प्रस्ताव लाए गए हैं रूस की भर्त्सना करने वाले, उनको वीटो के प्रयोग से रूस और चीन खारिज करते रहे हैं। और ये बात न भूली जाए कि दुनिया, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया आज सिर्फ पश्चिम नहीं है, उसमें दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश चीन है, दुनिया का सबसे बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश रूस है, और ये दोनों देश वीटोधारी स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के हैं। तो इनको अलग थलग कर आप ये नहीं कह सकते कि सारा समर्थन यूक्रेन को प्राप्त है। हाँ, इसका एक नतीजा ये हुआ है कि यूक्रेन को बड़ी मात्रा में ऐसे हथियार मिले हैं जो उसके पास पहले नहीं थे, जिसके कारण युद्ध इतना ज़्यादा खिंचा है। यहाँ एक टिप्पणी करने लायक बात यह है कि जब भी कोई युद्ध छिड़ता है तो जो मौत के सौदागर होते हैं, जो हथियारों का उत्पादन करते हैं, इनका व्यापार करते हैं, इनकी बिक्री करते हैं, उनको एक मौका मिलता है अनायास अपने हथियारों के विज्ञापन का। ऐसा खाड़ी युद्ध के दौरान हुआ था, ऐसा ईरान इराक युद्ध के दौरान हुआ था, ऐसा अफगानिस्तान में उस लंबे चले युद्ध के दौरान हुआ जिसमें अंततः अमेरिका को रण छोड़ना पड़ा, पर अपने हथियारों का प्रदर्शन वो बारंबार वहाँ कर सका। यूक्रेन में भी जो हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो अनेक प्रकार के हैं। छोटे छोटे ड्रोन हैं, खिलौना जैसे, जिनका प्रयोग भी होता है सर्वेक्षण के लिए, नापने के लिए कि शत्रु कहाँ तक पहुँचा है, क्या है। और बड़े परिष्कृत ड्रोन भी हैं जो तुर्की से मिले हैं, जो इजराइल के माध्यम से उन्हें मिल सकते हैं, जिससे उन्होंने निशाना बनाया है टैंकों को और निशाना बनाकर ध्वस्त किया है। तो ऐसे चालक रहित विमान ड्रोनों का प्रयोग जो अमेरिका करता रहा है अफगानिस्तान में और अन्यत्र, उनका प्रयोग यूक्रेन में हुआ है। जो ताप मापते हैं, निशाना भाप लेते हैं कहाँ पर कोई खड़ा है, वो टैंक हो या व्यक्ति हो, और उस निशाने को फिर बिल्कुल अचूक निशाना साधकर ध्वस्त और नष्ट कर देते हैं। इनके अलावा ये भी सुनने को मिला है कि रूस ने वहाँ हाइपरसोनिक मिसाइल्स का परीक्षण किया है, जिनको वो रडार में आसानी से पकड़ नहीं पाता। रूस ने ये भी कहा है, कई बार ये धौंस धमकी दी थी कि यदि रूस का अस्तित्व संकट में पड़ा तो उसे कोई हिचक नहीं होगी परमाणविक अस्त्रों के उपयोग में। अब परमाणविक अस्त्र जो हैं वो सर्वनाशक अस्त्र होते हैं, अंग्रेजी में उन्हें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कहा जाता है, मगर विशेषज्ञों का मानना है कि टैक्टिकल, एक रण क्षेत्र में सीमित रहने वाले हथियार ऐसे नहीं होते, ये संहार के हथियार होते हैं। और कितना भी परिष्कृत हथियार क्यों न हो, उसकी रेडियोधर्मिता को, उसके ताप को, उसके धक्के को एक स्थान तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। ये इसलिए यदि इनका प्रयोग रूस करता है या इनको प्रयोग करने की धमकी भी देता है, तो जिसको स्वयं रूस के शब्दों में एक लाल रेखा कहते हैं, उसको वो पार करता है। हिरोशिमा नागासाकी के बाद से आज तक विशेषज्ञ इस बारे में सहमत थे कि शक्ति के संतुलन का स्थान आतंक के संतुलन ने ले लिया है, और परमाणविक अस्त्रों का प्रयोग जो है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। मगर आज जब रूस ये कहता है
तो इस संभावना का जिक्र भर करना उस आतंक के संतुलन को कमज़ोर करना है, उसका क्षय करना है। और परमाणविक प्रसार को लेकर, परमाणविक अस्त्रों के प्रसार को लेकर भी जो दोहरे मानदंड दुनिया में खासकर अमेरिका के और उसके संधि मित्रों के रहे हैं, वो फिर उनका पर्दाफाश एक बार होता है कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में ईरान को जब निशाना बनाया जाता है बार बार परमाणविक हथियारों की तलाश में, तो तब ये बात देखने को आती है कि उसकी संप्रभुता का हनन कितनी आसानी से अमेरिका का जमूड़ा इजराइल बारंबार करता है। आज भारत के संबंध इजराइल के साथ बहुत मधुर हैं, तो इजराइल की आलोचना करने के लिए बहुत सारे भारतीय विशेषज्ञ तैयार नहीं होते हैं, मगर यदि इजराइल का अस्तित्व और संप्रभुता महत्वपूर्ण है तो ईरान की संप्रभुता और अस्तित्व भी महत्वपूर्ण है। तो ये परमाणविक अस्त्रों वाली बात भी जो है वो यूक्रेन में एक बार फिर साफ होती है। इसी तरह चर्चा हुआ है यूक्रेन के युद्ध के दौरान रासायनिक आयुधों का, जैविक आयुधों का, और यूक्रेन का यह कहना था कि रूसी कभी भी इसका प्रयोग आतंकित करने के लिए, भय से त्रस्त करने के लिए यूक्रेनियन नागरिकों को कर सकते हैं ताकि वो घुटने टेक दें। दूसरी ओर रूस का ये कहना था कि ये तो बहाना है यूक्रेन का, वो खुद ऐसे अस्त्रों का प्रयोग, जो वहाँ एक जैविक अस्त्रों का शोध एक समय जब वो रूस का हिस्सा था चल रहा था, स्वेच्छा से उसने परमाणविक अस्त्रों को वापस सौंपा था मिन्स्क समझौते के दौरान रूस को, जो शायद आज वो पछता रहा हो। मगर उसका आज भी ये मानना है कि रूस का ये कहना था कि वो ये खुद भयादोहन का प्रयास कर रहा है, वो ऐसे रासायनिक या जैविक हथियारों का प्रयोग कर सकता है रूसियों को रोकने के लिए, और फिर रूसियों को ये बदनाम कर सकता है इन हथियारों के प्रयोग के लिए। जो बात हम परमाणविक हथियारों के बारे में कह रहे थे वही लागू होती है जैविक और रासायनिक हथियारों पर भी, क्योंकि इनका भी प्रकोप एक क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। वो महामारी हो, वो जहरीली फसल पैदा करना हो, या चेरनोबिल जैसे जो सील्ड अब तक बख्तरबंद परमाणविक संयंत्र है उसको दोबारा खोलकर सर्वनाशक हिंसा को बुलावा देना हो। इन पक्षों को यदि आप ध्यान में रख लें तो फिर एक और पहलू यूक्रेन नीति से जो उजागर हुआ है वो शरणार्थियों वाला है। यूक्रेन में हताहतों की संख्या जो है वो अपनी जगह पर है, जो संपत्ति का नुकसान है उसके आंकड़े बड़े विचित्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार लगभग 60 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास ही इस संपत्ति का नुकसान हुआ है। मगर वास्तव में यदि आप देखें तो ये आंकड़ा अप्रैल का है, तब से अब तक तबाही बहुत बेशुमार बढ़ी है, और जो यूक्रेनियन सरकार ने आंकड़ा सामने रखा है वो लगभग आधा खरब से कुछ ऊपर अमेरिकी डॉलर तक पहुंचता है, और वो कहीं अधिक यथार्थवादी लगता है। मगर ये जो नुकसान है संपत्ति का, वो उसका अनुमान नहीं लगाने देता कि कितनी भयंकर यंत्रणा यूक्रेन की मासूम नागरिकों को भोगनी पड़ी है, जिनमें लगभग 80 लाख लोग विवश हुए हैं घर छोड़कर शरणार्थी बनने के लिए। और यदि पूरे आप लोगों की तुलना करें तो लगभग 1 करोड़ के आसपास कुल शरणार्थी आज विश्व में हैं, जिनका लगभग 8-9% हिस्सा यूक्रेनियन शरणार्थियों का है। और इन शरणार्थियों को लेकर भी कुछ दोहरे मानदंड स्पष्ट होते हैं कि नीली आंखों, सुनहरे बालों वाले, गोरी त्वचा वाले, जब ये ईसाई धर्म को मानने वाले यूरोपीय संस्कृति से वाबस्ता शरणार्थी यूरोप में पहुंचते हैं तो उनका बाहें फैलाकर गर्मजोशी से स्वागत होता है। उनके लिए उस तरह के मानदंड तय नहीं किए जाते जिस तरह एशिया से आने वाले शरणार्थियों के लिए, अफ्रीका से आने वाले शरणार्थियों के लिए, या तुर्की से आने वाले शरणार्थियों के लिए। तो एक तरह का छद्म नस्लवाद मगर प्रत्यक्ष वहाँ देखने को मिल रहा है। दूसरी बात जो है कि इतनी बड़ी संख्या में जब ये शरणार्थी पहुँचते हैं तो इनका बोझ पहले पहुँचता है जो सरहद पर बसे यूरोपीय देश हैं, हंगरी और पोलैंड जैसे। और हंगरी और पोलैंड जैसे जो ये पूर्व यूरोपीय देश हैं, इनके मन में एक तरह की आशंका, असमंजस रूस के प्रति हमेशा रही है। भले ये साम्यवादी देश थे, इनका संस्कार आज भी समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला है, ये वास्तव में जनतांत्रिक इन्हें नहीं कहा जा सकता है। यहाँ आज भी एक तानाशाही की, अधिनायकवाद की प्रवृत्ति है, मगर इनके मन में जो असमंजस रूस के प्रति है, ये रूस के उपनिवेश बनकर रहने को तैयार नहीं है। अतीत का अनुभव इन्हें याद है। मगर यहाँ जब इतनी बड़ी संख्या में ये नागरिक यूक्रेन से पहुँचते हैं तो क्या ये 2 देश हों या स्लोवानिया हो, चेक रिपब्लिक हो, बुल्गारिया हो, रोमानिया हो, ये सारे लोग तैयार होंगे इस भार को वहन करने के लिए जिसके लिए उनके पास वित्तीय संसाधन नहीं है। जहाँ तक हंगरी और पोलैंड का सवाल है, वो खुद अपने आर्थिक विकास के लिए उस आर्थिक अनुदान पर निर्भर रहे हैं जो उन्हें यूरोपीय समुदाय से मिलता रहा है। और इसको लेकर भी बड़ी विडंबना की स्थिति ये है कि
इस वित्तीय सहायता के लिए तो हंगरी और पोलैंड और पूरी यूरोप के और देश तैयार हैं, मगर वे उन मूल्यों में साझा करने को तैयार नहीं हैं जो मानवाधिकारों से जुड़े हैं, जो कानून के राज से जुड़े हैं, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े हैं, जो समलैंगिकों के अधिकारों के साथ जुड़े हुए हैं। और बार बार इसको लेकर एक संघर्ष पोलैंड और हंगरी आदि देशों का होता रहा है अपने अन्य यूरोपीय समुदाय के साझेदारों के साथ। इसका चर्चा हम थोड़ा विस्तार से करेंगे जब हम देखेंगे कि यूरोपीय समुदाय में फूट कितने प्रकार की है और आज उसका यथार्थ यूक्रेन के युद्ध के बाद क्या है। मगर जो समस्या सबसे बड़ी विकट है वो धन की हानि की, या संपत्ति की हानि की, या मनोवैज्ञानिक युद्ध की, या हथियारों के विज्ञापन की तक ही, या शरणार्थियों तक ही सीमित नहीं है। यूक्रेन के युद्ध के जो बड़े घातक आर्थिक परिणाम हैं वो यूक्रेन तक सीमित नहीं है, यूरोप तक सीमित नहीं है। यूक्रेन बहुत बड़ी मात्रा में पैदा करता था गेहूं, और लगभग 40% गेहूं जिसका आयात यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में अन्यत्र होता था वो यूक्रेन से आता था। इस युद्ध के कारण उस गेहूं के आयात निर्यात में बाधा पड़ गई है। निर्यात का कारण सिर्फ युद्ध जारी रहना नहीं है, स्वयं रूस को आने से रोकने के लिए, प्रतिरोध के लिए काले सागर में सुरंगें बिछाई थी खुद यूक्रेन ने, तो जहाज़ों का आना जाना वहाँ बड़ा कठिन है। और जब वहाँ के प्रमुख बंदरगाहों पर रूस का कब्जा हो गया है तो उस रास्ते से निकासी इस गेहूं की बड़ी कठिन है। तुर्की ये पेशकश करता रहा है, मध्यस्थता करता रहा है कि कोई साधन निकल आए, वो रूस के साथ सहकार करे और इस गेहूं को बाहर पहुंचाया जा सके। न केवल इसलिए कि यूक्रेन को कुछ साधन मिले, बल्कि इस कारण भी कि जो इसका प्रभाव दुनिया के दूसरे देशों पर पड़ने वाला है, कुपोषण के लिए, अकाल के लिए, अकाल की जैसी स्थिति पैदा करने के लिए, भूख के लिए, उससे छुटकारा दिलाया जा सके। दूसरी समस्या ये है कि जब तक युद्ध चल रहा है तब तक नई फसल की कटाई कैसे होगी, उसका भंडारण कैसे होगा। और यूक्रेन के सामने समस्या दोहरी है कि वो फसल काटे भी, पुराने भंडारित गेहूं को निकाले भी, और अपने देश में जो नागरिक हैं उनके पेट पालने की व्यवस्था तो करे ही, अपने निर्यात से कुछ ऐसे साधन भी जुटाए जिसका वो प्रयोग कर सके। यहाँ दो बातें कही जा रही हैं कि जो पश्चिमी खेमा है उसका मानना है कि रूस पर जो निषेध लगाए जा रहे हैं उसके कारण उसके पास साधन नहीं बचेंगे युद्ध लड़ने के लिए, और विवश होकर उसे संधि वार्ता के लिए तैयार होना पड़ेगा। मगर अब तक रूस ने इसके कोई आसार नहीं दिखाए हैं। और कब तक पश्चिमी दुनिया निरंतर महंगे हथियार भेजती देती रहेगी यूक्रेन को, वो एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज हों, वो मिसाइल्स हों, वो दूर तक मार करने वाले टैंक भेदी अस्त्र हों, इन सब के लिए भी जो पैसा जुटाना है, यों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का कहना है तो हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं, जब तक ज़रूरत पड़ेगी हम यूक्रेन का साथ देंगे। मगर देर सवेर ये स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं एक थकान, एक ऊब, एक रास्ता इस युद्ध से चलती आएगी। आज 5वां महीना चल रहा है, जब 6ठा महीना आएगा उसके बाद कुछ स्थिति होगी तो ये देश पूरी तरह तबाह हो चुका होगा और रूस की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई होगी। मगर रूस ने इस युद्ध में जो उसके लक्ष्य थे वो कमोबेश पूरे कर लिए हैं। उसने दोनबास पर कब्जा कर लिया है, भले उसे वहाँ छापामारी प्रतिरोध का आने वाले कई महीनों, शायद वर्षों मुकाबला करना पड़े। उसने डोंबास और क्राइमिया के बीच जो भूमि थी, एक पट्टी ज़मीन की साफ तैयार कर ली है। प्रमुख बंदरगाहों में उसका कब्जा है। क्राइमिया लगभग उसका हो चुका है, लगभग क्या पूरी तरह हो चुका है। तो उसने अपने और यूरोपीय सरहद के बीच में एक बफर स्टेट का निर्माण कर लिया है, और उसने जितना नुकसान रूस की अर्थव्यवस्था को हुआ है उससे कम नुकसान पश्चिम की अर्थव्यवस्था को नहीं हुआ है। जो बोझ पड़ा है ऊर्जा सुरक्षा को लेकर जर्मनी जैसे देशों के ऊपर, उनका जिक्र अगर आप छोड़ भी दें तो फ्रांस को भी जो तैयारी करनी पड़ी है अपनी हस्ती बचाए बनाए बरकरार रखने के लिए, या ब्रिटेन में जो कुछ संकट चल रहा है, यूक्रेन की समर्थन में राजनयिक के लिए आना बहुत आसान है, मगर इस भार को वहन करना लंबी सीमा तक, जब आपकी अपनी अर्थव्यवस्था कोविड की चपेट से निकलने के बाद आज स्टैगफ्लेशन का शिकार हो, मंदी का शिकार हो, महंगाई का शिकार हो, बेरोजगारी का शिकार हो, तो सिर्फ हथियारों का उत्पादन करने वाली कंपनियों को छोड़कर इसका फ़ायदा किसको हो सकता है, सोचना बड़ा कठिन है। जिस तरह से खाद्य सुरक्षा को लेकर यूक्रेन के युद्ध का महत्व है, उसी तरह इसका महत्व ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी है। जो निषेध लगाए गए हैं रूस पर, उनके कारण रूस अपने तेल और गैस का निर्यात नहीं कर सकता है, मगर रूस के पास अभी ग्राहक और हैं। चीन पड़ोस का ग्राहक है, भारत ने अपना तेल का आयात रूस से बढ़ाया है, और ईरान अपने तेल को रूस के यहाँ
भेजकर उस रास्ते कहीं और ले जा सकता है। और जो दोहरे मानदंड फिर अमेरिका के सामने आते हैं, जब पश्चिमी आलोचक भारत के विदेश मंत्री से कहते हैं कि आप क्यों रूस से तेल खरीद रहे हैं, इससे तो रूस को लड़ने का मौका मिलेगा, तो भारत के विदेश मंत्री ने दो टूक कहा कि जो आप गैस खरीद रहे हैं उससे क्या रूस को युद्ध को जारी रखने के लिए मदद नहीं मिल रही है। और जब रूस के तेल को, बचे तेल को सऊदी अरब और खाड़ी के देश खरीदते हैं और अपने यहाँ जो तेल है उसमें मिलाकर उसका निर्यात करते हैं, तब पूछने वाला कोई नहीं होता कि रूसी तेल प्रकारांतर से कहाँ कहाँ यूरोप में पहुँच रहा है, मगर भारत के ऊपर ये दोषारोपण निरंतर लगाया जाता रहता है। तो ऊर्जा सुरक्षा हो, खाद्य सुरक्षा हो, आने वाले दिनों में भारत को एक तनी कसी रस्सी पर बड़े कुशल राजनयिक का प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि इस स्थिति में निकट भविष्य में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। यूक्रेन के युद्ध के विस्फोट के पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त थी। वास्तव में यह संकट शुरू हो चुका था, जिसे 2008 का पिघलना, मेल्टडाउन कहते हैं वित्तीय व्यवस्था का, और उससे पश्चिमी अर्थव्यवस्था अभी संभल ही नहीं पाई थी कि कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिसने उस फिर बाधाएं डाल दी। रूस ने आक्रमण किया क्रीमिया पर, भले ही उसको जामा पहनाया गया जनमत संग्रह के द्वारा कि वो स्वेच्छा से रूस का हिस्सा बनना चाहते हैं। रूस के विरुद्ध आर्थिक निषेध लगाए गए तत्काल, ताकि उस पर अंकुश लगाया जा सके। उसका कोई खास प्रभाव रूस पर नहीं पड़ा। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के साथ वाणिज्य युद्ध की घोषणा कर दी, चीन पर निषेध लगाए गए, और इससे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को दो तीन चीज़ें सामने समझने का मौका मिला। एक तो मौका ये मिला कि कितनी बड़ी सीमा तक पश्चिम ने, खासकर अमेरिका ने, अपनी अर्थव्यवस्था को बंधक बना दिया था चीन के हाथों। चीन में बड़ा बाजार उनको आकर्षक लगता था, चीन के श्रमिकों ने सस्ते लगते थे, चीन में जो कानून थे वो परवाह नहीं करते थे पर्यावरण की या श्रमिकों के अधिकारों की। तो वहाँ आप आबाद अपना वो कार्यकलाप कर सकते थे जो आप अपने स्वदेश में नहीं कर सकते थे। तो ये शुरुआती दौर में बड़ा आकर्षक था अमेरिकी पूंजीवादियों के लिए। जब धीरे धीरे उन्हें ये पता लगने लगा कि उनके अपने उत्पाद अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक नहीं रह गए हैं, चीनियों ने नकल करनी शुरू कर दी है, वो एप्पल के फ़ोन हो तो या कोई कंप्यूटर हो या टेलीविज़न हो, उन्होंने उनकी डिज़ाइन की हूबहू प्रतिकृतियाँ बनाकर सस्ते मॉडल अन्यत्र बेचना शुरू कर दिया था। उनका कहना था उनका अपना बाज़ार इतना बड़ा है कि उनको बाहर की किसी विदेशी कंपनी के सामान के लिए अपना बाज़ार खोलने की ज़रूरत नहीं। वो संरचनात्मक ढांचे का विकास हो, भवन, पुल, सड़क निर्माण हो, या ये उत्पादन उपभोक्ता सामग्री का हो, उसके लिए उनके पास अपना बाज़ार बहुत बड़ा था। जब धीरे धीरे ये बात अमेरिकनों को समझ में आई, तो अमेरिका में ये राजनीतिक मांग उठने लगी कि ये बाहर जो ऑफशोरिंग है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, इसको बंद किया जाए और चीनियों पर कुछ न कुछ अंकुश लगाया जाए। मगर अभी ये सब बहस चल ही रही थी, रूस और चीन पर निषेध, आर्थिक निषेध, प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, कि अमेरिका ने एक साथ बहुत सारे मोर्चे खोल लिए थे। परमाणुविक प्रसार को लेकर उसने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए थे। ईरान एक तेल निर्यातक देश था, तो ईरान को मजबूरन रूसी खेमे में जाने की ज़रूरत पड़ गई थी या चीन की सहायता की ज़रूरत पड़ गई थी। तो अमेरिका के इस मोर्चाबंदी, लामबंदी के कारण उसके जो यूरोपीय समुदाय के सदस्य, सहयोगी, संधि मित्र थे, उन पर भी ये दबाव बढ़ने लगा कि वो भी इन निषेधों में, उसका आर्थिक प्रतिबंधों में उसका साथ दें। अमेरिका ने इसी तरह के प्रतिबंध वेनेजुएला पर लगा रखे थे। तो ये निकारागुआ हो, वेनेजुएला हो, मेक्सिको पर दबाव डालना हो, ये चौतरफा मोर्चे खोलने के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था दबावग्रस्त हो रही थी। और अमेरिका जो खर्चीले युद्ध लड़ रहा था, कई खरब डॉलर खर्च करके अफगानिस्तान में बने रहने के लिए, जहाँ से अंततः उसे वापस आना पड़ा, तो सिर्फ सैनिक हथियारों का उत्पादन और बिक्री करने वाले उद्योग धंधों को छोड़कर और किसी को इसका लाभ नहीं हुआ। इस बीच अमेरिका में कोविड की चपेट के कारण अर्थव्यवस्था और मंदी का शिकार हुई, और ट्रंप के जो बड़बोलेपन का था और कुछ नतीजे अनुभवहीनता के थे, उससे भी अर्थव्यवस्था नष्ट हुई। और वहाँ जो नस्लवादी हिंसा के विरुद्ध आक्रोश और आंदोलन भड़का, ब्लैक लाइव मैटर्स, या वहाँ जो गर्भपात निरोधक कानूनों को लागू करने का हठ ट्रंप का था, जो उन्होंने वहाँ की सर्वोच्च न्यायपालिका में मनपसंद राजनीतिक पक्षधरता से ग्रस्त जजों को नियुक्त किया, और जो हथियार को अपना बुनियादी, हथियारबंदी को बुनियादी अधिकार मानते थे, उसके कारण तो गोरों की सर्वोच्चता,
हथियारबंदी के अधिकार को बुनियादी मानना, नस्लवादी भेदभाव, इन सब चीज़ों से अमेरिकी राजनीति दो धड़ों में बुरी तरह विभाजित हो गई और उसका प्रभाव निश्चित रूप से उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ा। इस कारण भी पड़ा कि अन्यत्र भी जो संकट चल रहे थे, वो रूस में हो या चीन में हो, उसका प्रभाव पड़ना लाजिमी था। कोविड जो मुहावरे में कहते हैं कि ऊँट की पीठ पर, वो आखिरी तिनका था जिसने उसकी कमर तोड़ दी। तो इसके बारे में भी कई सिद्धांत प्रतिपादित हुए कि चीन ने जानबूझकर एक जैविक अस्त्र को विकसित करने की कोशिश की, उसे अपनी प्रयोगशाला से निकाला ताकि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाए। इसको प्रमाणित नहीं किया जा सका है। हाँ, इस संदेह की जांच में ये बात ज़रूर आई कि अनेक अमेरिकी कंपनियां ऐसी थीं जो जैविक अस्त्रों के विकास के लिए न केवल चीनी प्रयोगशालाओं में काम कर रही थीं, बल्कि यूक्रेन की प्रयोगशाला में भी काम कर रही थीं। अब उनका तर्क ये है, हम तो जैविक अस्त्रों से बचाव के लिए ये सब कर रहे थे, मगर इन बातों को यदि दरकिनार भी कर दें तो आज यथास्थिति ये है कि यूक्रेन के युद्ध के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था, खासकर अमेरिका की, उस संकट की चपेट में है जिसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं, यानी स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन, यानी मंदी और मुद्रास्फीति एक साथ, जिससे रोज़गार में रुकावटें पड़ती हैं, कि चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं। और इसका मुकाबला करने के लिए अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने अपनी जिन्हें रेट्स कहते हैं, जो सूद की दरें हैं, वो बढ़ा दी हैं। और इसको बढ़ाने का परिणाम ये हुआ कि पहले वो उन्होंने सूद की दरें कम की थी ताकि लोग पैसा लें उधार कम दर पर और व्यापार पनपे, मगर जब ये नहीं हुआ तो उन्हें झक मार कर इस स्टैग्फ्लेशन का सामना करने के लिए वो दरें बढ़ानी पड़ी हैं। और इन रेट्स के बढ़ने के साथ क्या हुआ है, जो अमेरिकी पूंजी पहले अच्छे ब्याज की दरों के लालच में भारत जैसे देशों की ओर आई थी, वापस अमेरिका की ओर लौट रही है। तो इसका परिणाम अनिवार्यतः ये होगा कि भारत के पास जो पूंजी, विदेशी पूंजी, खासकर अमेरिकी पूंजी होती, उसमें निरंतर कटौती आती रहेगी। और इसका दुष्परिणाम ये होगा कि जिस तरह की योजनाएं, परियोजनाएं उसने सोच रखी थी, उसके लिए उसे अपने ही आंतरिक साधन जुटाने के लिए या वैकल्पिक साधन जुटाने के लिए सोचना पड़ेगा। हाल के दिनों में बड़ी तेज़ी से रुपये की कीमत घटी है। डॉलर की तुलना में 78 रुपये प्रति डॉलर की जो सीमा थी वो टूट चुकी है। इसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। और पहले कभी कहा जाता था, जब डॉलर की तुलना में रुपया गिरेगा तो भारत के निर्यात बढ़ेंगे, मगर ये पुरानी बात है। ये निर्यात तभी बढ़ सकते हैं जब भारत की अर्थव्यवस्था, खासकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसे कहते हैं, मशीनी उत्पादन वाली प्रतिस्पर्धात्मक उत्पाद उसके हों और वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुकाबला कर सकते हों सारे उत्पादों का। आज भारत की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो चीन या ताइवान या कोरिया के उत्पादों का मुकाबला उपभोक्ता सामग्री के मैदान में अन्यत्र कर सके। उसके जो अनेक निर्यात हैं वो निर्भर करते हैं चीन से आने वाले उन माध्यमिक संसाधनों पर जिन्हें इंटरमीडियरीज कहते हैं, वो दवाइयाँ हों, जेनरिक दवाइयाँ हों या और कुछ हो। भारत की जो कमाई करता है उसका एक बड़ा हिस्सा इस पर भी निर्भर करता है कि जो अमेरिका के साथ उसका व्यापार है, वो लगभग 40% उसकी कमाई सूचना औद्योगिक क्रांति से जुड़े इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में अमेरिका से प्राप्त ठेकों पर होती है। यदि अमेरिका की मंदी होती है तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव हिंदुस्तान के इस सेक्टर पर, इस क्षेत्र पर पड़ना लाजमी है। अब यदि भारत ये कोशिश करे कि नंबर 2 उसका चीन सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार है, तो वहाँ समस्या ये है कि चीन के साथ भारत के हमेशा संबंध शत्रुवत रहे हैं सीमा विवाद के कारण। खासकर 2 साल पहले जब गलवान में सैनिक मुठभेड़ हुई थी, तब से ये कल्पना करना कि चीन के साथ उसके व्यापारिक संबंध अच्छे होंगे कल्पनातीत था। मगर विडंबना ये है कि कोविड के होते गालवान के रहने के बाद पिछले वर्ष में भारत के व्यापार का पैमाना चीन के साथ लगभग 39-40% बढ़ा है। और इस बढ़ने का कारण समझ में नहीं आता है कि राजनीतिक संबंध खटास से भरे हैं, तनाव से भरे हैं, मगर व्यापारिक संबंध बढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही बढ़ रहा है वो व्यापार का असंतुलन। भारत से निर्यात होने वाला जो चीन को सामान है उसका आंकड़ा 9-10 अरब डॉलर से भी कम है, और चीन से जो हम आयात करते हैं उसका आंकड़ा 100 अरब डॉलर के आसपास के पार चला जाता है। तो अब इसमें एक समस्या और भी है। भारत जिस माल का निर्यात चीन को करता है वो लगभग कच्चा माल है, जिसमें कोई वैल्यू एडिशन, मतलब कोई वृद्धि उसकी कीमत में नहीं होती है हमारे किसी परिष्कार के कारण। चीन से जो माल भारत में आता है वो परिष्कृत निर्मित माल होता है,
उसकी कीमतें सस्ती होती है, गुणवत्ता के बारे में आप चाहे कुछ भी कहें, और भारत जो दूसरे देशों को निर्यात करता है उसके लिए बहुत सारे साधन कोविड की महामारी के दौरान पता चला, वो फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएटरीज हों, चीन से ही हमको प्राप्त होते हैं, वो चाहे मोटर गाड़ियों के कलपुर्जे हों। तो एक तरफ भारत के सामने चुनौती ये है कि चीन के साथ हमारा व्यापार भले ही दैत्याकार रूप में न पनपे, मगर जो असंतुलन है वो थोड़ा कम हो। मगर ये सोचना कठिन है कि वो असंतुलन कम कैसे होगा। चीन ने पहली बार 30 वर्षों में भारत से दिखाने को प्रतीकात्मक रूप से कि वो मैत्रीपूर्ण देश है, चावल का आयात किया। भारत चावल का बड़ा उत्पादक है, निर्यातक है, चीन इसका सबसे बड़ा आयातकर्ता और उपभोक्ता है। मगर उसने भारत से अब तक चावल का आयात नहीं किया था। जिन और खाद्य सामग्री का आयात चीन करता है उसमें बीफ है, उसमें पोर्क है, उसमें दुग्ध जनित पदार्थ तो चीनी बहुत कम खरीदते हैं, उसमें शराबें हैं, उसमें चारा है। ये सारी चीज़ें उसे आसियान के देशों से मिलती हैं या ऑस्ट्रेलिया से मिलती रही हैं। ऑस्ट्रेलिया से संबंध हाल फिलहाल तनावग्रस्त हैं, मगर देर सवेर चीन को न तो नकार सकता है, अनदेखा ऑस्ट्रेलिया कर सकता है, और न आसियान देश ही कर सकते हैं। तो भारत के लिए ये समस्या बनी रहती है कि वो किस माल के माध्यम से चीन के प्रति अपने निर्यात को बढ़ाए, संतुलन को कम करे। मगर ये इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा अंतर है कि निकट भविष्य में इस पर काबू पाना बड़ा कठिन है। जहाँ तक चीन की अर्थव्यवस्था है, वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आने वाले कुछ ही वर्षों में शायद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकती है, और भारत उसकी तुलना में बहुत कई गुना कम पाँचवें छठे नंबर पर पहुंचता है। तो ये तुलना करना बड़ा कठिन है कि कैसे इस व्यापार के आंकड़े को हम संतुलित करेंगे। जैसा मनमोहन सिंह कभी कहते थे कि हमको सीमा विवाद ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए, इसके लिए उनकी आलोचना भी हुई थी और होनी भी चाहिए थी। कोई भारत सरकार सीमा विवाद को ठंडे बस्ते में नहीं डाल सकती है व्यापार के लालच में, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा संकट ये है कि यदि हमारा व्यापार चीन के साथ निरंतर इसी तरह बढ़ता रहता है तो चीन को एक और मौका हमारे भयादोहन का, हमारी बाँह मरोड़ने का मिलेगा इस अर्थव्यवस्था को लेकर। तो हमें यथाशीघ्र अपने निर्यात को संतुलित करना होगा, आयात को भी संतुलित करना होगा। अब ये विकल्प कहाँ हमारे लिए सुलभ है, इस संदर्भ में हम देखते हैं यूरोपीय समुदाय की ओर। और यूरोपीय समुदाय भारत का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार है। इसके पैमाने को आंकना थोड़ा कठिन है, इस व्यापार के आंकड़े को, क्योंकि एक ओर पूरे यूरोपीय समुदाय के साथ भारत का व्यापार है और दूसरी ओर भारत का उन बड़े देशों के साथ व्यापार है, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम आदि के साथ, जिनके साथ कई वर्षों से कई अरब, दसियों अरब डॉलर का व्यापार भारत का चल रहा है। मगर यूरोपीय समुदाय बाहें खोलकर हमारे स्वागत के लिए तैयार नहीं बैठा है। एक और यूरोपीय समुदाय की अपनी मजबूरियां हैं। रूस से गैस की आपूर्ति बंद होने के बाद कहाँ से वो तेल गैस की आपूर्ति करे, वो नहीं चाहता है। उनकी खाद्य सामग्री जो है वो उस तरह की नहीं है गेहूँ चावल वाली। हाँ, ब्रेड निर्माण के लिए, डबल रोटियों के निर्माण के लिए उन्हें गेहूं की ज़रूरत होती है, मगर उनका मुख्य आहार मांस है, फल सब्जियां हैं। और फल सब्जियों का जो आयात भारत से होता है यूरोपीय देशों के लिए, उसमें बड़ी बाधाएं वो प्रकट करते हैं, जिन्हें फाइटोसैनिटरी बाधाएं कहते हैं कि ये इनमें कृमि है, इसमें प्रदूषण है, इसमें ये है, इसमें वो नहीं है। और यूरोपीय समुदाय के देश भारत को निरंतर कटघरे में खड़ा करते रहे हैं इस आधार पर भी कि भारत उल्लंघन करता है मानवाधिकारों का, जनतांत्रिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का, पर्यावरण की सुरक्षा का, श्रमिकों के अधिकारों का। अब विडंबना ये है कि ये सारे दोहरे मानदंड उजागर हो गए हैं यूक्रेन युद्ध के दौरान और चीन के संदर्भ में। चीन के ऊपर कोई इस तरह का लांछन लगाने का दुस्साहस नहीं करता कि क्यों उइघुर मुसलमानों के खिलाफ जो सिंकियांग में कर रहे हैं उसके आधार पर उन पर, मगर चीन पर आप कितने निषेध और लगा लेंगे? क्या जनतंत्र का हनन उन्होंने हांगकांग में नहीं किया? क्या श्रमिक अधिकारों का हनन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नहीं हो रहा है? क्या पर्यावरण को नष्ट करने में कोई कोर कसर चीनियों ने 3 गॉर्जेस डैम से बांध से छोड़कर नहीं रखी है? क्या वहाँ बार बार प्रलंकारी प्रकोप नहीं हो रहा है? क्या वहाँ दैत्याकार भ्रष्टाचार नहीं है जिसको राज्य का जो पूंजीवाद है वो समर्थन देता है? जो ये सरकारी पूंजीवादी व्यवस्था चीन की है और एक पार्टी का आधिपत्य है, उसको देखते हुए आप चीन, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो परमाणु अस्त्र सज्जित है, वो वीटोधारी सदस्य सुरक्षा परिषद का है, किसी का दुस्साहस ये कहने का नहीं होता है। तो भारत के लिए ये चुनौती निकट भविष्य में बची रहेगी कि वो कैसे यूरोप को आश्वस्त करे भारत में पूंजी निवेश के लिए, भारत के साथ सहकार के लिए और ऐसे निरर्थक विवादों को तूल नहीं देने के लिए जिनकी जड़ में कोई सच है या नहीं है, और अगर है भी तो उसमें अतिरंजना का पुट कहीं अधिक है। हाँ, इस बात को नहीं नकारा जा सकता है कि आज भी भारत में 17,000 यूरोपीय कंपनियां काम कर रही हैं, जिन्होंने लगभग
15 लाख भारतीयों को रोज़गार दिया है और यदि उनके परिवारों को इस पर जोड़ दें तो इससे 5 गुना लोगों की जीविका यूरोपीय कंपनियों पर के काम करने पर निर्भर है। यूरोपीय कंपनियों के साथ सहकार की बड़ी पुरानी पारंपरिक एक परंपरा भारतीय उद्योगपतियों की रही है, मगर साथ ही हम ये न भूलें कि बदले परिदृश्य में यूरोप की कोशिश ये है कि वो अपने आप में पूरक बन जाए यूरोपीय समुदाय, और उनकी जो बुनियादी आर्थिक रिश्ते हैं वो आज भी ब्रेक्सिट के बाद भी ब्रिटेन के साथ, अमेरिका के साथ और अपने आप में हैं। वो चाहते हैं उनका महत्व एक बड़ी शक्ति के रूप में हो उपनिवेशवाद के विलय के बाद भी, मगर भारत के लिए वो देश सहकारी विशेष परिस्थितियों में ही हो सकते हैं जब भारत ये सिद्ध कर दे कि यहाँ व्यापार करने का मार्ग सुगम और सहज है, जिसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। अनेक बार ऐसा हुआ है कि भारत सरकार ने रिट्रोस्पेक्टिव पीछे से कानून लाकर ऐसे कानूनों को पास किया है जो अतीत से लागू किए जाते हैं, जो बिल्कुल ही विडम्बना है। और वोडाफोन जैसी कंपनी को अरबों डॉलर का कर देने के लिए विवश किया गया था। शेयरों का हस्तांतरण हो या मर्जर्स हों, इन सब बातों में बाधाएं देखने को मिलती हैं। भारत का ये दावा है कि हाल के वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है, मगर ये अनुभव सभी यूरोपीय कंपनियों का नहीं रहा है और यूरोपीय कंपनियों के हितों में और भारतीय कंपनियों के हितों में भी टकराव होता है। भारतीय बड़ी कंपनियां जो हैं वो अडानी, अंबानी, मित्तल की हों, अजीम प्रेमजी की हों, इन्फोसिस हों, इनके जो हितों का टकराव कुछ यूरोपीय और कुछ अमेरिकी कंपनियों के साथ होता है, खासकर फार्मास्यूटिकल कंपनी आदि का। उनको देखते हुए ये लगता है कि ये विकल्प यूरोपीय समुदाय को अपना एक ऐसा साझेदार मानने का जो चीन के मुकाबले हो थोड़ा जटिल है। भारत के लिए समझदारी का काम ये होगा कि वो किसी एक बड़े साझेदार को निर्णायक महत्व का न समझे, मगर धीरे धीरे उन रिश्तों को फिर से दुरुस्त मुकम्मल करने की कोशिश करे जिसकी उसने उपेक्षा की है, जिसमें आसियान के देश हो सकते हैं, जिसमें पड़ोसी बांग्लादेश, श्रीलंका हो सकता है, जिसमें ईरान फिर से हो सकता है, जिसमें खाड़ी के देश हो सकते हैं जिनको मोदी जी ने काफ़ी मेहनत से अपने पक्ष में तराशा संवारा लाया है। और ये एक दीर्घकालीन परियोजना है, तभी भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और निरापद समझी जा सकेगी। अभी इतना ही इस बार जैसा आपने देखा होगा हमारा केंद्र रहा है आर्थिक परिदृश्य। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वह पहलू जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। हमने इसके लिए जिस प्रिज्म की, जिस लेंस की तलाश की है, जिसका प्रयोग किया है, वो यूक्रेन का युद्ध है, जिसने ज़मीन तैयार की है ऊर्जा संकट और खाद्य संकट के विश्लेषण के लिए, जिस दर्पण में हम देख सकते हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था की क्या संकट की स्थिति है, यूरोप में क्या हो रहा है, और भारत की जो आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय रिश्तेदारियाँ हैं वो अमेरिका के साथ, चीन के साथ, यूरोपीय समुदाय के साथ या रूस के साथ जो हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं। क्योंकि रूस एक ऐसा हमारा साझेदार है जिसके साथ हमारे आर्थिक व्यापार का पैमाना बहुत छोटा है, भी लगभग 10 अरब अमेरिकी डॉलर का। इसमें वो सैनिक साथ सामान की खरीद फरोख्त शामिल नहीं है। मगर हाल के दिनों में 30% रियायती दाम पर भारत ने रूस से तेल का आयात किया है और आने वाले दिनों में ये कल्पना की जाती है कि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 20% रूस से हासिल कर रहा होगा, चाहे वो रूबल में पैसा दे, चाहे वो प्रकारांतर से किसी और चीज़ की एवज़ में अदला बदली में तेल का आयात कर रहा हो। भारत की आलोचना इसके लिए हुई है कि वो इस तेल को यूरोप भेज रहा है, मगर ये भी फिर दोहरे मानदंडों का प्रश्न है, क्योंकि भारत का पुराना निवेश रूस के तेल शोधन में रहा है। वो साखालिन में अरबों डॉलर का उसने निवेश किया था और एस्टोनिया में एसआर कंपनी तेल के एक कंपनी की मालिक थी। अब इसका स्वामित्व तो बदल गया है, वहीं से इस बार तेल का आयात भारत के लिए हुआ है। और जब भारत उस तेल को शोधन के बाद कहीं अन्यत्र उसका निर्यात करता है तो वो वही कर रहा है जो सऊदी अरब कर रहा है, जो खाड़ी देश कर रहे हैं। तो इसलिए भारत को लांछित करना शायद गलत बात है। इन सारे विषयों के बारे में आप ठंडे दिमाग से सोचें, अपने निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करें। अगली बार आपसे मुलाकात तक नमस्कार, धन्यवाद।